नमस्कार और इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हमारे सामने शिक्षा मंत्रालय का एक ऐसा दस्तावेज है जिसने उस अभूतपूर्व दौर में राह दिखाने की कोशिश की जब घर ही स्कूल बन गए थे। इसका शीर्षक है स्कूल बंद होने के दौरान और उसके बाद घर आधारित सीखने में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशा निर्देश। जी। ये दस्तावेज कोविड-19 महामारी के उस मुश्किल वक्त में तैयार किए गए जब स्कूल बंद थे और सीखना मतलब घरों की चार दीवारी में सिमट गया था। हाँ, बिल्कुल। यह सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि माता-पिता, स्कूलों और समुदायों के लिए एक तरह का रोड मैप जैसा है। सही कहा, एक विस्तृत रोड मैप। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इस गाइडलाइन की तहों में उतरेंगे, इसके सबसे अहम और शायद कुछ हैरान करने वाले सुझावों को समझेंगे। कैसे इसने माता-पिता को उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, बच्चों की पढ़ाई में साथी बनने के लिए सशक्त करने की कोशिश की। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और इसकी बुनियाद ही इस सोच पर टिकी है कि घर पहला स्कूल है और माता-पिता पहले शिक्षक हैं। लेकिन इसने इस विचार को एक असाधारण स्थिति में लागू करने का प्रयास किया। हाँ। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ माता-पिता के लिए नहीं था। इसमें शिक्षकों, स्कूल प्रमुखों और यहाँ तक कि बच्चों के लिए भी महत्वपूर्ण बातें थीं। इसका दायरा काफी व्यापक था। अच्छा, तो शुरुआत में ही गाइडलाइन उस भारी मानसिक और भावनात्मक बोझ को स्वीकार करती है जो महामारी अपने साथ लाई थी। बच्चों और माता-पिता दोनों के लिए तनाव, चिंता, अनिश्चितता, अजीब सा माहौल था। हाँ, बहुत मुश्किल दौर था। स्कूल बंद होने का मतलब सिर्फ पढ़ाई का नुकसान नहीं बल्कि दोस्तों से दूरी, खेलकूद का बंद हो जाना, ये भी था। सही कहा। और माता-पिता पर दोहरा दबाव था। एक तरफ नौकरी या रोजी रोटी की चिंता, घर से काम करने की नई चुनौतियां, हाँ, और दूसरी तरफ बच्चों की पढ़ाई और उनकी भावनात्मक जरूरतों को संभालना। बिल्कुल। लेकिन इसी चुनौती के बीच एक अनपेक्षित पहलू भी उभरा जिस पर गाइडलाइन ने ध्यान दिया। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। वो कौन सा पहलू था? कुछ पॉजिटिव भी था इसमें? हाँ, कह सकते हैं। वो था परिवारों का एक साथ आना। लंबे अरसे बाद कई घरों में बच्चे, माता-पिता, दादा-दादी सब एक छत के नीचे 24 घंटे साथ थे। अच्छा। इससे रिश्तों को समझने, उन्हें मजबूत करने का एक मौका मिला जो शायद सामान्य जीवन की भागदौड़ में खो गया था। ये तो है। गाइडलाइन ने माना कि इस नए सामान्य में माता-पिता की भूमिकाएं अचानक बहुत बढ़ गईं। वे सिर्फ अभिभावक नहीं बल्कि शिक्षक, काउंसलर और यहाँ तक कि दोस्त भी बन गए थे। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, मतलब बहुत ज्यादा। तो इतनी सारी भूमिकाओं और चुनौतियों के बीच माता-पिता असल में बच्चों की मदद कैसे कर सकते थे? गाइडलाइन ने कुछ बुनियादी सिद्धांत बताए हैं, जैसे एक नियमित दिनचर्या बनाना, पर उसमें लचीलापन रखना। ये कैसे? हाँ, ये महत्वपूर्ण था कि दिनचर्या बच्चों के साथ मिलकर बनाई जाए। मतलब ऐसा नहीं कि बस थोप दिया, जिसमें पढ़ाई, खेल, आराम सबका संतुलन हो। ओके। इसके साथ ही बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताने पर जोर था। मतलब सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि उनकी बातें ध्यान से सुनना, उनकी दुनिया में रुचि लेना, एक्टिव लिसनिंग। और संवाद का तरीका। गाइडलाइंस सकारात्मक भाषा के इस्तेमाल की बात करती हैं। कहती हैं आप जो व्यवहार देखना चाहते हैं उसे कहें, न कि सिर्फ ये मत करो वो मत करो। हाँ, ये सुनने में आसान लगता है पर तनाव के माहौल में से अमल में लाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल। सकारात्मक अनुशासन का यही मतलब था। सजा या डांट फटकार के बजाय व्यवहार के परिणामों पर बात करना। बच्चों के बदलते मूड या व्यवहार के शुरुआती संकेतों को पहचान कर उनका ध्यान किसी रचनात्मक गतिविधि की ओर मुड़ना। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच थी, रिएक्टिव नहीं। अच्छा। मतलब डांटने से पहले ही संभाल लेना। हाँ, कुछ वैसा ही। और सिर्फ पढ़ाई और अनुशासन ही नहीं, मजे करने की बात भी है। गाइडलाइन कहती है कि बच्चों को नए शौक या रुचियों के लिए प्रोत्साहित करें। पढ़ना, गाना, चित्र बनाना, बागवानी, मॉडल बनाना, कुछ भी जो उन्हें खुशी दे। जी हाँ। और यहाँ एक और अहम बात है, बच्चों से यथार्थवादी उम्मीदें रखना। उनके छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करना, चाहे वो स्कूल का काम हो या घर का कोई छोटा मोटा काम। बिल्कुल सही, सराहना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य और सुरक्षा भी केंद्रीय थे। सिर्फ कोविड से बचाव के तरीके ही नहीं, जैसे हाथ धोना, मास्क पहनना वगैरह। हाँ, वो तो था ही, पर उसके अलावा संतुलित भोजन, शारीरिक गतिविधि या योग पर भी जोर था। मानसिक और भावनात्मक कल्याण उतना ही महत्वपूर्ण माना गया। एक और संवेदनशील लेकिन जरूरी सुझाव था बच्चों से सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में बात करना
और अजनबियों से बातचीत के खतरों के बारे में जागरूक करना। अच्छा, ये भी था। हाँ, ये बताता है कि गाइडलाइंस सिर्फ एकेडमिक लर्निंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि बच्चे की समग्र सुरक्षा और कल्याण पर केंद्रित थे। ये तो बहुत व्यापक दृष्टिकोण हुआ। अब आते हैं इस बात पर कि गाइडलाइन माता-पिता को सिर्फ देखभाल करने वाले या होमवर्क में मदद करने वाले के तौर पर नहीं देखती, नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया में एक सक्रिय भागीदार के रूप में देखती है। ये एक बड़ा शिफ्ट है सोच में। बिल्कुल। तो इस भागीदारी का पहला कदम क्या था? कैसे बने भागीदार? पहला कदम था जागरूकता। मतलब पेरेंट्स को पता हो कि बच्चे से क्या उम्मीद की जाती है। माता पिता को ये जानने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि उनके बच्चे से उस कक्षा या उम्र में क्या सीखने की उम्मीद की जाती है। यानी लर्निंग आउटकम्स क्या है? ओके। लर्निंग आउटकम्स। हाँ, और ये जानकारी शिक्षकों से सरल सहज भाषा में पूछने की सलाह दी गई, कोई मुश्किल जार्गन में नहीं। और सबसे अहम बात, जो शायद कई लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है, गाइडलाइन कहती है कि माता-पिता अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना मदद कर सकते हैं। ये कैसे संभव था? कोई कम पढ़ा लिखा पेरेंट कैसे मदद करेगा? देखिए, ये इस समझ पर आधारित था कि सीखने में मदद करने का मतलब पढ़ाना नहीं है। जरूरी नहीं कि आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट हों। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है एक सहायक माहौल बनाना, बच्चे की रुचि जगाना, उसे सवाल पूछने के लिए प्रेरित करना, शिक्षकों से नियमित संपर्क में रहना, उनसे एक वर्कशीट या डिजिटल सामग्री कंटेंट लेना। हाँ, और जिनके पास स्मार्टफोन या इंटरनेट नहीं है, उनके लिए स्कूल से छपी हुई सामग्री, प्रिंटेड मटेरियल मांगना, ये सब भागीदारी के तरीके थे। ये याद दिलाना जरूरी था कि बच्चा घर पर है, लेकिन उसकी छात्र की पहचान बनी हुई है। सीखने को आसान और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने का सुझाव भी था। बिल्कुल। जैसे घर के कामों के बारे में बात करना, अपनी बचपन की कहानियां सुनाना, चीजें गिनना, शब्दों का खेल खेलना या परिवार की रस्मों रिवाजों पर चर्चा करना। हाँ, ये सब अनौपचारिक तरीके से सीखने के मौके थे। बहुत प्रैक्टिकल सुझाव थे ये। सही है। और एक और दिलचस्प विचार था, बच्चे बच्चों से सीखते हैं। यानी बड़े भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए प्रोत्साहित करना। हाँ, ये तो होता है, पीयर लर्निंग जैसा। बिल्कुल, इससे दोनों का फायदा होता है। समझाने वाले का कॉन्सेप्ट और पक्का होता है और सीखने वाले को अपने साथी से सीखने में आसानी होती है। सुरक्षा के पहलू पर भी काफी जोर था, जैसे बच्चों को पढ़ाई के तय समय पर घरेलू कामों में ना लगाना। हाँ, खासकर लड़कियों को। हाँ, लड़कियों को पढ़ाई का बराबर मौका देना और डिजिटल दुनिया में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यहाँ प्राज्ञाता दिशा निर्देशों का जिक्र आता है। जी, PRAGYJATA, प्रज्ञाता, यानी प्लान, रिव्यू, अरेंज, गाइड, टॉक, असाइन, ट्रैक, अप्रिशिएट। ये ऑनलाइन सीखने के लिए एक फ्रेमवर्क था, मतलब एक तरह से रोड मैप कि ऑनलाइन क्लासेस या लर्निंग कैसे हो। इसके अलावा कामकाजी माता पिता की चुनौतियों को भी समझा गया। उनके लिए सुझाव थे कि घर सुरक्षित हो, बच्चों को इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर पता हो। प्रैक्टिकल बात है। हाँ, और अगर संभव हो तो पड़ोसियों या शिक्षकों से संपर्क में रहें ताकि बच्चे पर थोड़ी नजर रखी जा सके। ये व्यावहारिक चिंताएं थी जिनको ध्यान में रखा गया। ये तो सही है। गाइडलाइन की एक खास बात ये भी है कि इसमें अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए काफ़ी सारी गतिविधियां सुझाई गई हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़। शुरुआत करते हैं सबसे छोटे बच्चों से। बुनियादी चरण, फाउंडेशनल स्टेज, यानी 3 से 8 साल के बच्चे। इनके लिए सारा जोर खेल खेल में सीखने पर था। सही, इस उम्र में सीखना किताबों से ज्यादा अनुभवों से होता है, तो गतिविधियां भी वैसी ही थीं। चीजों के नाम पूछना, घर में अलग अलग आकार ढूंढना। शेप्स, है ना? हाँ, शेप्स। रसोई के बर्तनों से संगीत बनाना, चित्रकारी करना, कहानियां कहना सुनना, कागज की नाव या हवाई जहाज बनाना, मिट्टी की गोलियों या बीजों से गिनती सीखना, रंगोली या पत्तियों से पैटर्न बनाना। अरे वाह! यहाँ तक के धुले कपड़ों को तह करते हुए रंगों या आकारों के हिसाब से छांटना भी सीखने का एक जरिया बन सकता था। मतलब घर के काम में भी लर्निंग। बिल्कुल, खेल आधारित, गतिविधि आधारित और पूछताछ आधारित सीखने पर फोकस था। लर्निंग बाय डूइंग। इसके बाद आता है तैयारी का चरण, प्रिपरेटरी स्टेज, यानी 8 से 11 साल के बच्चे। यहाँ गतिविधियां थोड़ी ज्यादा संरचित थीं, लेकिन खेल और खोज का महत्व बना रहा। हाँ, बिल्कुल। इस उम्र में बच्चे थोड़ा लिखने पढ़ने लगते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तो सुझाव थे एक डायरी या जर्नल लिखना। डायरी, उसमें क्या? जिसमें वे अपनी भावनाएं या दिन की अच्छी बातें लिख सकें, जैसे आज मैं महसूस कर रहा हूँ, आज मैं आभारी हूँ,
इससे इमोशनल एक्सप्रेशन बढ़ता है। अच्छा, परिवार के सदस्यों से पूछकर एक पारिवारिक कहानी की किताब बनाना, घर की चीजों को पारंपरिक तरीकों से नापना। जैसे हाथ की बालिश्त या धागे से। हाँ, बिल्कुल। शब्द अंताक्षरी खेलना, रसोई में मदद करना, जिससे वर्गीकरण, माप, अनुपात जैसे गणित और विज्ञान के कॉन्सेप्ट सीख सकें। फोकस था खोज और गतिविधि आधारित सीखने को जारी रखना, रट्टा मारने पर नहीं। और फिर आते हैं किशोर मध्य चरण, मिडिल स्टेज, 11 से 14 साल, और माध्यमिक चरण, सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 साल। इनके लिए माता पिता की भूमिका कैसे बदलती है? वो तो ज्यादातर खुद ही पढ़ लेते हैं। हाँ, पढ़ लेते हैं, लेकिन भूमिका बदल जाती है। यहाँ माता पिता की भूमिका ज्यादा जटिल और बहुआयामी हो जाती है। वे शिक्षक के साथ साथ प्रबंधक, सुविधा प्रदाता, परामर्शदाता, आयोजक और प्रेरक भी बनते हैं। ओह, इतने सारे रोल्स। हाँ, फोकस अनुभवात्मक सीखने, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और थोड़ी अधिक अमूर्त, एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं पर चला जाता है। इस उम्र में बातचीत का तरीका शायद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। टीनेजर से बात करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल होता है। अत्यंत महत्वपूर्ण। खुली और ईमानदार बातचीत, धैर्य से सुनना, उनकी बातों में रुचि दिखाना, बिना आलोचना किए उनके नजरिए को समझना। बिना आलोचना किए, ये जरूरी है। बिल्कुल, उन्हें जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स सिखाना, जैसे खाना बनाना, बागवानी, घर का बजट बनाना, उनकी रुचियों को बढ़ावा देना, भविष्य की योजनाओं पर चर्चा करना, लेकिन अपनी अधूरी महत्वाकांक्षाएं उन पर थोपे बिना, ये बहुत जरूरी था। हाँ, ये तो बहुत होता है। साथ ही उन्हें अपने दोस्तों के साथ वर्चुअल तरीके से जुड़ने का समय देना भी महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि सामाजिक जुड़ाव इस उम्र में बहुत जरूरी होता है, आइसोलेशन ठीक नहीं। और डिजिटल दुनिया की सुरक्षा, वो तो बड़ा कंसर्न है इस एज ग्रुप का ही। हाँ, इस उम्र के बच्चों के लिए ये एक बड़ा मुद्दा था। साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन बुलिंग, अपनी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने की जरूरत, इन सब पर खुलकर बात करना बेहद जरूरी था। माता पिता को यहाँ एक गाइड और मेंटर की भूमिका निभानी थी, दोस्त बनकर समझाना था। ठीक है, ये सब तो हुई माता पिता की भूमिका की बात, लेकिन गाइडलाइन सिर्फ उन पर ही जिम्मेदारी नहीं डालती। इसने स्कूलों की भूमिका पर भी काफी जोर दिया है। हाँ, बिल्कुल। माता पिता और स्कूल के बीच साझेदारी को अहम माना गया है। ये पार्टनरशिप कैसे काम करती? बिल्कुल, ये साझेदारी ही इस पूरी व्यवस्था की सफलता की कुंजी थी। स्कूलों से उम्मीद की गई कि वे माता पिता को जरूरी जानकारी और संसाधन मुहैया कराएं। जैसे बच्चों के सीखने के लक्ष्य क्या हैं, होमवर्क किस तरह का होगा, इलाके में स्वास्थ्य या मनोरंजन की क्या सुविधाएं उपलब्ध है, ये सब जानकारी देना। संसाधनों तक पहुंच कैसे सुनिश्चित की जानी थी, खासकर जब डिजिटल डिवाइड एक बड़ी सच्चाई है, सबके पास तो फोन या इंटरनेट नहीं होता। गाइडलाइन ने कई माध्यमों का सुझाव दिया। दीक्षा प्लेटफॉर्म, जो एक राष्ट्रीय शैक्षिक पोर्टल है। हाँ, दीक्षा। स्मार्टफोन ऐप्स, टीवी चैनल्स जैसे पीएमई विद्या चैनल्स, IVRS यानी फोन आधारित प्रणाली, और रेडियो। अच्छा, रेडियो भी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन परिवारों के पास ये डिजिटल साधन नहीं थे, स्कूलों को उन्हें हार्ड कॉपी में यानी छपी हुई एक्टिविटी किट या वर्कशीट उपलब्ध करानी थी। मतलब स्कूल की जिम्मेदारी थी कि मटेरियल सब तक पहुंचे। हाँ, बिल्कुल, ये सुनिश्चित करना स्कूलों की जिम्मेदारी थी। और स्कूलों के फैसलों में माता पिता की भागीदारी, PTA मीटिंग्स वगैरह। हाँ, स्कूलों को प्रोत्साहित किया गया कि वे पेरेंट टीचर एसोसिएशन या स्कूल प्रबंधन समितियां, SMC, इनके जरिए माता पिता को स्कूल के फैसलों में शामिल करें। माता पिता से सर्वे करके उनकी राय जानना कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है, उन्हें सामग्री मिल रही है या नहीं, उन्हें और किस तरह की मदद चाहिए, फीडबैक लेना। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है, एक समावेशी माहौल बनाने की। इसका क्या मतलब है? इंक्लूसिव एनवायरनमेंट। इसका मतलब है हर तरह के माता पिता तक पहुंचना और उन्हें सहज महसूस कराना, खासकर वे माता पिता जो कम पढ़े लिखे हैं या जो स्कूल आने में झिझकते हैं, उन्हें विशेष सहायता और प्रोत्साहन देना। गाइडलाइन कहती है कि जब स्कूल के शिक्षक या कर्मचारी माता पिता के प्रति सकारात्मक और सम्मानजनक रवैया अपनाते हैं, तो वो स्कूल में ज्यादा स्वागत महसूस करते हैं और भागीदारी के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। सही बात है, रेस्पेक्ट तो सब चाहते हैं। इसके लिए स्कूल होम विजिट यानी घर जाकर संपर्क करने या अन्य आउटरीच कार्यक्रम भी कर सकते थे, मतलब पेरेंट्स तक पहुंचना था। गाइडलाइन ने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स या दिव्यांग बच्चे और उनके परिवारों की खास चुनौतियों को भी पहचाना है। हाँ, महामारी का उन पर शायद और भी गहरा असर पड़ा होगा। उनकी रूटीन, थेरेपी सब डिस्टर्ब हुई होगी। निश्चित रूप से। उनके लिए नियमित दिनचर्या, पारिवारिक समर्थन
और स्कूल से निरंतर सहायता और भी ज्यादा जरूरी थी। गाइडलाइन ने स्कूलों को याद दिलाया कि वे इन बच्चों के लिए व्यक्तिगत शिक्षा योजना, इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान्स, IEPs, जो उनकी विशिष्ट जरूरतों के अनुसार बनाई जाती हैं, माता-पिता के साथ साझा करें और उस पर मिलकर काम करें। IEPs, ठीक है। और इसमें कला चिकित्सा यानी आर्ट थेरेपी का भी जिक्र है। ये क्या है और क्यों महत्वपूर्ण है? आर्ट थेरेपी कला को, भावनाओं को व्यक्त करने और तनाव, दुख या किसी आघात से उभरने में मदद करने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में देखती है। अच्छा, मतलब आर्ट एज हीलिंग। हाँ, कुछ वैसा ही। गाइडलाइन ने सुझाव दिया कि ड्राइंग, पेंटिंग, गाना, नाचना, मिट्टी का काम या क्राफ्ट जैसी गतिविधियां सभी उम्र के बच्चों के लिए न केवल आकर्षक है बल्कि चिकित्सीय भी हो सकती हैं। ये उन्हें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक सुरक्षित तरीका देती हैं, खासकर जब वे शब्दों में अपनी बात नहीं कह पा रहे हों। माता पिता को भी इन गतिविधियों में शामिल होने और बच्चों के प्रयास की सराहना करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, न कि उनकी कला की आलोचना करने के लिए। इससे पारिवारिक जुड़ाव भी बढ़ता है। जब स्कूल बंद थे और सीखना घर पे हो रहा था, तब बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन कैसे हो रहा था? पारंपरिक परीक्षाएं तो संभव नहीं थी। असेसमेंट कैसे हुआ? सही। इसलिए गाइडलाइन ने मूल्यांकन के पारंपरिक तरीकों से हटकर वैकल्पिक और विविध तरीकों पर जोर दिया। फ्लेक्सिबल असेसमेंट जैसे शिक्षकों द्वारा फोन पर मौखिक प्रश्न पूछना, बच्चों द्वारा स्वमूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट, सहकर्मी मूल्यांकन, पीयर असेसमेंट, प्रोजेक्ट आधारित कार्य या पोर्टफोलियो बनाना। पोर्टफोलियो मतलब बच्चा अपने काम का रिकॉर्ड रखे। हाँ, जिसमें बच्चा अपने काम के नमूने इकट्ठे करता है। इस मूल्यांकन का उद्देश्य क्या था? सिर्फ पास फेल तय करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जोर रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट पर था। मतलब सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की सीखने की प्रगति पर नजर रखना था। ये पहचानना था कि उन्हें कहाँ कठिनाई आ रही है, लर्निंग गैप्स, और फिर उस कमी को दूर करने के लिए मदद करना था। अच्छा। इसके लिए शिक्षकों और माता-पिता के बीच निरंतर संवाद, चाहे वो ऑनलाइन पेरेंट टीचर मीटिंग्स हो, SMS हो, फोन कॉल हो या व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत महत्वपूर्ण माना गया। लगातार टच में रहना। अब उस सवाल पर आते हैं जो हमने शुरू में उठाया था। उन माता पिता का क्या जिनकी साक्षरता का स्तर कम था या जो खुद स्कूल नहीं गए थे? क्या वे वाकई अपने बच्चों के सीखने में भागीदार बन सकते थे? और गाइडलाइन का जवाब एक सशक्त हाँ है। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण और प्रगतिशील संदेशों में से एक है इस डॉक्यूमेंट का। सच में? हाँ, दस्तावेज स्पष्ट रूप से कहता है कि माता पिता उनकी अपनी शिक्षा चाहे जो भी हो, उत्कृष्ट कोच और सहायक हो सकते हैं। स्कूलों और शिक्षकों को ऐसे माता पिता को जटिल सलाह देने के बजाय सरल, स्पष्ट और कार्रवाई योग्य सुझाव देने के लिए कहा गया। किस तरह के सुझाव? क्या कर सकते थे वो? जैसे छोटे बच्चों के साथ सार्थक बातचीत कैसे करें, उनके आसपास की चीजों के बारे में बात करना, कहानियां सुनाना, उनके साथ खेलना। बड़े बच्चों के लिए माता पिता ये सुनिश्चित कर सकते थे कि बच्चा पढ़ाई के लिए पर्याप्त समय दे रहा है या नहीं, टाइम ऑन टास्क। अच्छा, मतलब देख रेख करना। हाँ, और सीखने का माहौल बना सकते थे, बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते थे। ये भी बहुत बड़ी मदद है। और इन माता पिता तक पहुंचने और उन्हें समर्थन देने के लिए क्या रणनीतियां सुझाई गईं? कई व्यवहारिक रणनीतियां थीं। शिक्षकों या स्वयंसेवकों द्वारा होम विजिट करना, पीयर सपोर्ट ग्रुप बनाना जैसे व्हाट्सएप ग्रुप, जहां माता पिता एक दूसरे से सीख सकें या गतिविधियों के वीडियो साझा कर सकें। सरकार की हेल्पलाइन जैसे मनोदर्पण का उपयोग करना जो मानसिक स्वास्थ्य सहायता के लिए थी। सरल सामग्री का उपयोग करना जैसे बिना शब्दों वाली चित्र पुस्तकें या मौखिक रूप से पारिवारिक कहानियां सुनाना। वर्डलेस पिक्चर बुक्स। हाँ, सबसे बड़ी बात थी उन्हें ये विश्वास दिलाना कि वे सक्षम हैं और उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना। और अंत में एक संदेश जो शायद सबसे जरूरी था, खासकर उस मुश्किल दौर में। हाँ, वो संदेश माता पिता के लिए था अपना ख्याल रखने का, सेल्फ केयर। ये तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। गाइडलाइन ने इस बात को स्वीकार किया कि यह एक अत्यधिक तनावपूर्ण समय था, इसलिए माता पिता को याद दिलाया गया कि उन्हें अपनी देखभाल करनी चाहिए। स्वस्थ भोजन, पर्याप्त नींद, आराम के लिए समय निकालना और जरूरत पड़ने पर दोस्तों, परिवार या हेल्पलाइन से मदद मांगना। क्योंकि पेरेंट्स ठीक रहेंगे तभी तो बच्चों का ध्यान रख पाएंगे। हाँ, क्योंकि जब माता पिता खुद ठीक होंगे तभी वे घर पर एक सकारात्मक, सम्मानजनक और हिंसा मुक्त माहौल बना पाएंगे जो बच्चों के स्वस्थ विकास और सीखने के लिए अनिवार्य है।
तो इस पूरी चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? ये साफ है कि शिक्षा मंत्रालय ने संकट के समय सीखने को जारी रखने के लिए सिर्फ स्कूलों पर निर्भर रहने के बजाय एक व्यापक, बहुआयामी रणनीति अपनाई। बिल्कुल। इसने घर को सीखने के एक सक्रिय केंद्र के रूप में और माता-पिता को शिक्षकों के अनिवार्य भागीदार के रूप में देखा। हाँ, और ये सिर्फ एकेडमिक पढ़ाई तक सीमित नहीं था। बच्चों और माता-पिता दोनों के भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया। लचीली दिनचर्या, सकारात्मक संवाद, स्वास्थ्य सुरक्षा, ये सब सीखने की नींव माने गए। सफलता के लिए स्कूल, माता-पिता और समुदाय के बीच तालमेल को जरूरी बताया गया। इसने विभिन्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों और कम साक्षरता वाले माता-पिता जैसे विभिन्न समूहों की जरूरतों को संबोधित करने का एक ईमानदार प्रयास किया। हाँ, कोशिश तो की गई। और उनके लिए व्यवहारिक समाधान सुझाएं। अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए उपयुक्त गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला देना भी इसकी एक बड़ी खूबी थी। बिल्कुल। और अब अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, इस महामारी ने अनजाने में ही सही घर पर सीखने और उसमें माता-पिता की भागीदारी का एक बड़ा प्रयोग किया। मतलब एक तरह का नेशनल एक्सपेरिमेंट हो गया ये। सही बात है। तो सवाल ये है कि क्या इस अनुभव ने भारतीय शिक्षा प्रणाली और परिवारों की सोच को स्थायी रूप से बदल दिया है? क्या स्कूल और माता-पिता के बीच बनी ये नई और शायद ज्यादा गहरी साझेदारी महामारी के बाद भी बनी रह सकती है? ये सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो इसका सबसे प्रभावी और टिकाऊ रूप क्या हो सकता है, ताकि सीखना सिर्फ कक्षाओं की चारदीवारी तक ही सीमित न रहकर जीवन का हिस्सा बन जाए। स्कूल और घर के बीच की दीवारें थोड़ी कम हो जाएं शायद।